अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सा न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। खबरों के साथ मैं पार्लियामानी इंतखाबात से कबल बीआरएस पार्टी को झटका लगा। गुलाबी पार्टी के सीनियर लीडर व साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर राजैया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है, कहा है कि अगरचे वो पार्टी के वफादार है लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में पार्टी ने राजैया को एमएलए का टिकट देने से इनकार कर दिया था। उन्हें तवक्कुह थी कि पार्लियामानी इंतखाबात में उन्हें मौका फराहम किया जाएगा, लेकिन एमपी का टिकट भी उन्हें नहीं देने जाने के आसार नज़र आ रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इम्कान है कि वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तेलंगाना सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी और रुकन असम्बली सांबा शिवराव ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी 4 फरवरी इतवार को हैदराबाद में मुनक़िदा फ़लस्तीन की तायद में मुनक़िद होने वाला इजहार एकानगत के इजलास में शिरकत करेंगे। उन्होंने कहा कि सीपीआई के कौमी जनरल सेक्रेटरी डी राजा और फ़लस्तीन सफ़ीर अदनान मोहम्मद जाबिर अल बहिया भी इस मीटिंग में शिरकत करेंगे, जो इतवार को शाम 6 बजे सुंदरैया विज्ञान केंद्र में मुनक़िद होगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को इस मीटिंग में बतौर मेहमान ख़ुसूसी मदऊ किया। उन्होंने मुस्बित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इसराइल फ़लस्तीन में नस्ल कशी कर रहा है और इस तनाज़ुर में पूरी दुनिया फ़लस्तीनी अवाम के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद फ़लस्तीन इजहार एकानगत इजलास सीपीआई के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज जुमा पुरअमन तरीके से अदा की गई। ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों के पुराने रिकॉर्ड टूट गए। आज नमाजियों की तादाद 2000 के करीब थी। जुमे के खुतबे में मुल्क में अमन व भाईचारा का पैगाम दिया गया। इसके साथ ही ज्ञानवापी तहखाने पर लिए गए फैसले पर खुतबे में कोई तस्करा नहीं किया गया। खुतबे के दौरान मुल्क की जमहूरियत पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने इशारे से कहा कि मुल्क में जमहूरियत कमज़ोर हो रही है। ज्ञानवापी नमाज जुमा के सिलसिले में नमाजियों से पूरी तरह भरी हुई थी, जिसकी वजह से नमाजियों को काशी विश्वनाथ धाम के गेट नंबर 4 पर रोक दिया गया। लोगों को पुलिस इंतजामिया ने यह कहते हुए रोका कि अंदर लोगों की बड़ी भीड़ है। लोगों से कहा गया है कि वो शहर के दीगर मसाजिद में नमाज अदा करें। ज्ञानवापी में हिंदुओं की तरफ से पूजा शुरू होने के बाद नमाज जुमा के लिए बड़ी तादाद में नमाजी ज्ञानवापी पहुँच रहे हैं, जबकि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी यासीन ने पुरअमन बरकरार रखने की अपील की है। पुलिस ड्रोन के जरिए इर्द गिर्द के इलाकों की निगरानी की। दूसरी तरफ मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाज़त देने के खिलाफ मुकामी मुसलमानों ने अपने कारोबार बंद रख कर एहतजाज किया। कोई बात नहीं है, मस्जिद में जगह फुल हो गई है। आप लोग मेहरबानी करके बीबी रजिया में जाके नमाज पढ़िए। जगह नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए नमाज पढ़िए यहाँ पे जाके बीबी रजिया में। सारे लोग यहाँ से जाइए, यहाँ मत खड़े रहिए गली में, सब लोग आगे बढ़ते रहिए। राजू भाई बढ़ाइए आगे सबको, यहाँ मत खड़े रहिए भाई। हैदराबाद में पुलिस ने जिस्म फरोशी के अड्डे पर धावा किया। पुलिस के मुताबिक गड्डी मलकापुर इलाके के एक अपार्टमेंट में जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने अपार्टमेंट पर धावा करके ऑर्गेनाइजर मुस्तफ़ा के अलावा एक गाहक को गिरफ्तार कर लिया। यहां से 3 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया गया। इसी दौरान हैदराबाद के आबिड्स इलाके में वाक़े एक होटल को सरकारी हुक्काम ने मोहर बंद कर दिया, जहां जिस्म फरोशी का अड्डा चलाया जा रहा था। पुलिस ने चंद दिन कबल धावा करके यहाँ से 16 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया था। तो हमको ये मुस्तफ़ा बोल के ऑर्गेनाइज़र है, वो मलकपेट का रहने वाला है। यहाँ फ्लैट के किराए को लेके एक 3 बच्चों को लेके वो प्रोस्टिट्यूशन का काम कर रहा था। उसमें एक कस्टमर सैयद हसन इन यहाँ पे बागंबरपेट का रहने वाला है, कस्टमर भी था अंदर, तो रेड करके उनको पकड़ के लाके पीटा एक्ट, ट्रैफिकिंग एक्ट था और दूसरे सेक्शंस लगा के
जेल को भिजाया जा रहा है। साहब ये जो मुस्तफ़ा जो ऑर्गेनाइजर है इसके ऊपर पहले से भी कुछ केसेस है क्या साहब? नहीं अच्छा वहाँ वेरीफाई करते हैं, अभी पकड़े हैं इन्वेस्टिगेशन में वेरीफाई करके। सर ये लोग कितने? 3 लेडीज, एक मुस्तफ़ा ऑर्गेनाइजर है, एक जो हसन बोलने वाला कस्टमर है। तो सर 5 मेंबर पड़ेगा सर इसमें फ़ोन के ज़रिए, सेल फ़ोन के ज़रिए चल रहा है समय। शौहर ने बीवी का सर मुंडवा दिया। यह अजीबोगरीब वाक़या आंध्र प्रदेश के ज़िले मशरक़ी गोदावरी में पेश आया। उस शख्स की शनाख्त अभिराम के तौर पर की गई है जिसने अपनी बीवी आशा पर हमला किया और इसका सर मुंडवा दिया। मुतासरा खातून ने कहा कि इसके सास और ससुर इसके शौहर की दूसरी शादी करना चाहते थे और इनकी ही ईमा पर इसके शौहर ने इसके सर के तमाम बाल निकालते हुए इसकी तौहीन की है। शौहर की इस हरकत पर बीवी ज़ारो-खुतर रोने लगी। कल रात शौहर कार में अपने ससुराली रिश्तेदारों के घर पहुंचा जहां इसकी बीवी मुकीम थी। बरहमी के आलम में इसने पहले अपनी बीवी पर हमला किया और इसके सब के सामने इसके सर के बाल निकलवा लिए। मालूम है कि यह दोनों की मोहब्बत की शादी थी। हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक बार फिर मुल्क के मुसलमानों की आवाज़ को लोकसभा में उठाया। उन्होंने सदर जमहूरिया के खुतबे में अक़लियतों खासकर मुसलमानों को नज़रअंदाज करने पर एहतजाज किया। तहरीक तशक्कुक पर खिताब करते हुए असदुद्दीन अवीसी ने कहा है कि 17 करोड़ मुसलमानों को नाराज़ करना मुल्क के मफाद में नहीं है। उन्होंने कहा कि हुकूमत मुसलमानों से इनके मसाजिद को छीन रही है। उन्होंने बाबरी मस्जिद से लेकर दिल्ली में हालिया दिनों में शहीद की गई महरवाली मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद का जिक्र किया कि भारत में 14% मुसलमान जो आबादी के लिहाज से 17 करोड़ आते हैं, वो आज पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में अपने आप को एक गैर यकीनी कैफियत में पाते हैं। अपने सोचते हैं कि हमारी शनाख्त को ख़तरा है, हमारे वजूद को ख़तरा है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूँ कि आज 17 करोड़ मुसलमान अपने आप को ऐसा समझते हैं कि जिस ज़माने में हिटलर के ज़माने में यहूदी अपने आप को समझते थे। और उसकी मैं बताता हूँ क्यों समझते हैं, बताता हूँ आपको चंद मिनट में। सर मिसाल के तौर पर आप देखिए खुतबे सदारत के हिस्से तहरीर का 32वां पैराग्राफ 32 पैराग्राफ में ड्रॉप आउट रेट का जिक्र हुआ, स्कूलों में इंदराज यानी एनरोलमेंट का जिक्र हुआ, एससीज का नाम लिया गया, एसटीज का नाम लिया गया, ओबीसीज का नाम लिया गया, लफ्ज़ अक़लियत का नाम नहीं लिया गया, मुसलमान तो छोड़िए। और सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट इस मुल्क में अगर स्कूलों में है तो मुसलमानों में है। सबसे कम एनरोलमेंट अगर है तो मुसलमानों में हायर एजुकेशन में। गवर्नमेंट का डेटा है सर कि मुसलमानों का जो स्टूडेंट ड्रॉप आउट है वो 14.42 से क्लास 1 से शुरू होता और वो क्लास 6 और 8 को पहुंचे अब तक वो 10.76 को पहुंचता है। ये गवर्नमेंट का डेटा है, यानी क्लास 1 से क्लास 6 8 तक ये हाल है। आपने क्या किया सर इस बजट में? प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को सिर्फ 9th क्लास तक महदूद कर दिया और इसमें आपने पैसे कम कर दिए प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में। और सर 2022-23 का बजट आप देखिए 5026 करोड़ रुपए दिए गए थे, जिसमें से सिर्फ 663 करोड़ इस्तेमाल हुए। अब आप आ जाइए सर, AISHE का डेटा है कि हायर एजुकेशन में मुसलमानों का 8.5 ड्रॉप आउट रेट हुआ है। 2020-21 में गवर्नमेंट का डेटा बता रहा है कि 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन में नहीं है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को आपने 423 करोड़ था, उसको आपने इस साल 326 कर दिया। मौलाना आज़ाद फेलोशिप को 45 करोड़ कर दिया। MCM जो 44 करोड़ था 33 करोड़ कर दिया। बताइए, जो सबसे ज़्यादा जिसका कम्युनिटी का ड्रॉप आउट रेट है और जो हायर एजुकेशन नहीं, उससे आप ये बर्ताव करते हैं। सर दूसरी बात यह है कि हम ये देख रहे हैं कि 10 साल में इस सरकार में कोई हद नहीं छोड़ी है गलत हुक्मरानी की, नफरतों को भड़काने की, कोई हद नहीं छोड़ी गलत फहमियों को फैलाने की, और कोई हद नहीं छोड़ी इस मुल्क के अवाम नास को तर्क करने की।
इस 10 साल में हमने क्या देखा सर? जमहूरियत हमारे वतन अजीज की को बचाना बहुत ज़रूरी है। ये गरीबों के लिए और कमज़ोरों की एक बहुत बड़ी ताकत है। मगर 10 साल में, 9.5 साल में क्या हुआ? सिर्फ एक शख्स को मजबूत कर दिया गया, एक मजहब को मजबूत कर दिया गया, एक आइडियोलॉजी, एक नज़रिए को मजबूत कर दिया गया, एक शनाख्त को सब शनाख्त के आगे दूसरी शनाख्तों को मिटाने की कोशिश की गई, एक जबान को मजबूत कर दिया गया, तो हमारी जमहूरियत तो खोखली हो चुकी है। और सर, कोई भी हुकूमत और पार्टी सिर्फ जबर और इस्तेसाल पर कायम नहीं रह सकती है सर। दूसरा पॉइंट सर जो मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, CAA के कानून के ताल्लुक से मरकजी एक वजीर ने अखबार में बयान दिया कि हम 8 दिन में करने वाले हैं। आप 8 दिन में करेंगे, 8 दिन में एहतजाज शुरू होगा मुल्क के कोने कोने में। आप CAA को मजहब से खत्म कर दीजिए, मजहब से जोड़ेंगे तो आपका इरादा बुरा है। आप भारत की अक़लियतों को, भारत के मुसलमानों को, दलितों को आप परेशान करने का आपका इरादा है। सर, दूसरी बात यह है कि CAA के खिलाफ क्यों हम हैं? क्योंकि सीमांचल के मुसलमान को आप बांग्लादेशी कहते हैं। कोई मिनिस्टर मुझे कहता है कि घुसपैठी है, रोहिंग्या है। तो CAA को मजहब से जोड़ना गलत था, उसको निकालिए। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सर, वतन अजीज के वजीर आजम, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मैं अपने बचपने में जब हिस्ट्री पढ़ता था तो मैंने एक स्टैचू की फोटो देखी थी, प्रीस्ट किंग ऑफ मोहनजोदारो। ऐसा लगता है कि वैसा ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नहीं है बल्कि पुजारी सम्राट बन चुके हैं वो। और मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे सदर जमहूरिया ने कहा था कि 22 जनवरी एक तारीखी दिन है, बिल्कुल तारीखी दिन है। 22 जनवरी की बुनियाद 6 दिसंबर 92 को रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद 86 में ताले खोलकर रखी गई। 22 जनवरी की बुनियाद GB पंत ने रखी थी, इसीलिए तारीखी दिन है। और तारीखी दिन इसलिए भी है कि सर, इसी ऐवान में 16 दिसंबर 1992 को हमने एक रेजोल्यूशन पास किया था। आप बताइए कि आज इस मुल्क में चाहे कोई सेकुलर पार्टी का हो या जो भी हो, वाले सब सेकुलर है, बुरा मैं हूं, किसी में हिम्मत नहीं है कि 6 दिसंबर की बात की जाए। और वो तारीखी दिन इसलिए भी है सर, इंसाफ करने वालों। बीजेपी के सीनियर लीडर और साबिक नायब वज़ीर आज़म लाल कृष्ण आडवाणी को मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज़ भारत रत्न से नवाजा जाएगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोशल मीडिया पे साइट X पर ये इतला दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। मैंने इनसे भी बात की और उन्हें इस एजाज़ से नवाजे जाने पर मुबारकबाद दी। हमारे दौर के सबसे मुअज़्ज़ज़ सियासतदानों में से एक, हिंदुस्तान की तरक्की में इनका ताउन नाकाबिल फ़रामोश है।